क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद ऑन 31 मार्च 2019। डेटा दे रखा है। पहले मैं देखो मेरा क्राइटेरिया कैसा है क्वेश्चन करने का, मैं सबसे पहले जाती ना फॉर्मेट बनाता हूं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ मैसेस प्रसाद एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, ये हो गया मेरे पर्टिकुलर्स, हो गया मेरा अमाउंट, ये मेरे पर्टिकुलर्स और मेरे अमाउंट। जैसे क्वेश्चन करना है मैं वैसे ही बता रहा हूं। फिर उसके बाद मैं बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेता हूं एंड टू एंड। एज ऑन देखो P&L पूरे साल का होता है जो आपको आपकी प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है, और बैलेंस शीट उस पर्टिकुलर दिन की है तो वो एट उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन किसी दिन पे बताती है। ठीक है, तो ये होगी मेरी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब जो भी आइटम जहां जहां आता जाएगा मैं उसी जगह उसको पोस्ट करता जाऊंगा। बट एक चीज याद रखना क्वेश्चन करने का तरीका एडजस्टमेंट वाला, जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ लो तो साथ में पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो। जिस जिस आइटम में एडजस्टमेंट है उसको पॉइंट लगा दो ताकि उसको इनर कॉलम में करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं कर रहा हूं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मुझे मशीनरी दे रखी है। मशीनरी कहां जाती है? P&L में जाती है। ठीक है, मशीनरी, अभी अमाउंट बाद में लिख रहा हूं पर मशीनरी मैंने बैलेंस शीट में लिख दी है। कैश एट बैंक कहां जाता है? वो भी लिख दिया है। कैश इन हैंड की कहां जाता है? वो भी लिख दिया है। उसके बाद सेल्स रिटर्न कहां जाती है? ट्रेडिंग में। कौन सा एडजस्टमेंट हो सकती है ना, डेप्रिसिएशन वाली, इसलिए। और करंट एसेट एक साथ लिख दूंगा, फिक्स्ड एसेट एक साथ लिख दूंगा, इसलिए छोड़ा। ठीक है, देखो तो सेल्स रिटर्न है, उससे पहले सेल्स चाहिए होगी मुझे, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मैंने लिख लिया है। उसके बाद मुझे वेजेस दिख गए तो मैं वेजेस डाल देता हूं, टू वेजेस। अमाउंट में भी डाल लूंगा। फिर मुझे परचेजेस दिख गई तो मैं परचेज डाल देता हूं। परचेज रिटर्न भी है तो मैं टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न दोनों ही ले लिए साथ मैंने, तो टू पावर। ठीक है, और लाइटिंग कहां जाता है? P&L में, टू लाइटिंग। देखो मैं आपको बताता हूं, फैक्ट्री में अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर होती है और ऑफिस में स्किल्ड, तो उसके लिए वो वाले वर्ड्स हैं, ये ध्यान से समझ। उसके बाद स्टॉक एज ऑन 1 मार्च 2018, तो ये क्या है मेरा? ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट कभी होती नहीं, तो मैं सीधा अमाउंट लिख सकता हूं इसका बाहर ही। ओपनिंग स्टॉक कितना? 6 लाख रुपीज। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहां है? नहीं, ओपनिंग स्टॉक पहला आइटम जनरली लिखा जाता है। डेटर्स बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल्स बैलेंस शीट में, रेंट। अब रेंट डेबिट साइड दे रखा है तो कौन सा रेंट है? पेड। ठीक है, तो मतलब रेंट है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू रेंट। फिर कमीशन भी दे रखा है तो टू कमीशन। फिर मेरे जनरल एक्सपेंस है तो टू जनरल एक्सपेंस। फिर मेरी सैलरीज है तो टू सैलरीज। मेरी कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल। सेल मैंने लिख दिया था, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स, और इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दे रखा है तो बाय इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब आइटम मैंने पोस्ट कर दिए हैं। जनरल है, किसी मिसलेनियस एक्सपेंस है, किस चीज के है पता नहीं है, तो P&L इनडायरेक्ट ही मानूंगा। ठीक है, तो अब मैंने ये सब आइटम्स तो पोस्ट कर दिए हैं, मैंने अमाउंट नहीं लिखे, अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है तो इनकम है इसका मतलब। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं अमाउंट और एडजस्टमेंट साथ करूंगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके साथ। पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरीज वर 45,000 रुपीज, और सैलरीज का ऊपर अमाउंट था मेरा 50,000 रुपीज, तो मैंने यहां पे लिखा है सैलरीज 50,000, ये है मेरी 50,000। इसमें आउटस्टैंडिंग का क्या करता हूं मैं, आपको बताओ आपने किया था, प्लस करता हूं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मैंने प्लस कर दी 45,000 रुपीज, तो मेरी 95,000 हो गई। पहला ट्रीटमेंट डन एडजस्टमेंट का। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहां जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी, तो मैं यहां पे आके आउटस्टैंडिंग सैलरीज लिख दूंगा 45,000। पहली एडजस्टमेंट ओके। चलो दूसरी एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट मशीनरी एट द रेट 10%। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज थी, ये थी मेरी 4 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसका 10% डेप्रिशिएशन, 10% मतलब 40,000, तो मैंने एसेट में से लेस कर दिया, ये हो गया 3,60,000 रुपीज का। और दूसरा ट्रीटमेंट P&L में डेप्रिशिएशन, टू डेप्रिशिएशन 40,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? दूसरी एडजस्टमेंट भी ओके। तीसरी कह रहा है वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 5,000। वेजेस भी है मेरे पास, कितने के हैं वेजेस? 1 लाख रुपीज के, 1 लाख के। ठीक है, उसमें आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 5,000 के, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो टोटल कितने के हो जाएंगे? 1,05,000 के। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और दूसरा ट्रीटमेंट कहां होगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस मेरी लायबिलिटी में। नेक्स्ट कह रहा है रेंट अनएक्सपायर्ड 10,000 रुपीज। अब अनएक्सपायर्ड रेंट का क्या मतलब है? अनएक्सपायर्ड रेंट का मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, जो एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब एडवांस में जो दे दिया गया है। तो हमारा रेंट कितना है? ऑलरेडी गिवन 45,000 रुपीज, उसमें से अनएक्सपायर्ड वाला लेस कर देंगे, कितना है वो? 10,000, तो ये हो जाएगा मेरा 35,000। और दूसरा ट्रीटमेंट अनएक्सपायर्ड रेंट का क्या होगा?
एसेट साइड में अनएक्सपायर्ड रेंट। अनएक्सपायर्ड रेंट मतलब प्रीपेड रेंट, ठीक है, वो एक्सपेंस नाम दे दिया अनएक्सपायर्ड, चेंज कर दिया नेम बस, और कुछ दिक्कत नहीं। 10,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आप सबको पता है कहां आता है। क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग में कितना 8 लाख रुपीस, और दूसरा कहां जाता है बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख रुपीस, ठीक है। बस सारी एडजस्टमेंट हो गई, तो जिसके बाकी का कोई अमाउंट है नहीं, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाकियों का अमाउंट लिख देते हैं हम। तो मेरा परचेज का अमाउंट था 8 लाख, उसमें से परचेज रिटर्न मैंने माइनस कर दी 10,000, तो मेरा नेट परचेज होगी 7,90,000। सेल्स का अमाउंट था मेरा 16,20,000, उसमें से मैंने सेल्स रिटर्न माइनस कर दी ऑफ 20,000, तो नेट सेल्स हो गई मेरी 16 लाख, ठीक है। पावर का अमाउंट कितना था 10,000 रुपीज था पावर का, तो पावर आ गया, ठीक है। उसके बाद तो कुछ था नहीं। लाइटिंग होगी, हाँ, लाइटिंग का अमाउंट कितना है 5,000, वो भी डाल दिया मैंने। कमीशन का रेंट अमाउंट कितना है 20,000, वो भी डाल दिया मैंने। जनरल एक्सपेंस कितने हैं मेरे 80,000, वो भी डाल दिए मैंने, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है मेरा 30,000, वो भी डाल दिया मैंने, ठीक है। कैपिटल का अमाउंट कितना है 9 लाख, वो भी डाल दिया मैंने। उसके बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 4,50,000, वो भी डाल दिया मैंने। कैश एट बैंक कितना है 1 लाख, वो भी डाल दिया। कैश इन हैंड कितना है 50,000, वो भी डाल दिया। डेटर्स कितने हैं 4,40,000, वो भी डाल दिया। बिल्स रिसीवेबल्स कितने हैं 2,90,000, ये मैंने कर दिए सारे अमाउंट स्टोर। अब देखते हैं कैसे खत्म करते हैं दोनों चीजों को एक साथ। देखो ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, इसको क्लोज करते हैं। यहां पे कितना आ रहा है 24 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे भी 24 तो होना ही चाहिए अगर प्रॉफिट है तो, और मुझे प्रॉफिट ही दिख रहा है क्योंकि अमाउंट ही इतना है। तो 6 + 8 14 1505 टोटल हो रहा है मेरा, ठीक है। तो 895 का मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा टू जीपी ट्रांसफर टू पीएनएल 8,95,000, ठीक है जी। तो यहां पे आ गया मेरा जीपी बाय जीपी ब्रॉट डाउन 8,95,000, ठीक है जी। तो अभी साइड का टोटल कर लेते हैं। 8,95,000 + 30,000 9,25,000 हो गया 925। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 40 + 95 + 5 1,50,000 1,50,000 और 2,50,000 2,85,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 6,50,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर बेटा, ठीक है। तो मेरा 6,50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, यहां पे मैं कैपिटल में इसको ऐड कर दूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 6,50,000, तो टोटल हो जाएगा मेरा 15,50,000 इधर 20 + 50 20,50,000 पे मेरी बैलेंस शीट यहाँ पे आ रही है। 20,50,000 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं। 8 और 9 9 और 8 17 17 और 3 20 + 50 20,50,000, ये भी बैलेंस शीट होगी मैच। बस ऐसे होता है एडजस्टमेंट का क्वेश्चन।